नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन लोधी। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की सबसे बड़ी खबर। जी हां, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की मौत हो गई है। एक दुखद खबर। बारामती में लैंडिंग के वक्त एक बड़ा हादसा हुआ। देखिए, पीएम मोदी ने हादसे पर दुख भी जताया। विमान हादसे की पीएम ने जानकारी ली। अमित शाह ने भी विमान क्रैश की जानकारी ली और सीएम से अमित शाह ने मुलाकात भी की। हादसे में अजीत पवार समेत 5 लोगों की मौत हो गई। बेहद ही दुखद ये खबर। और देखिए, उस पूरे मामले की बाद से चारों तरफ अफरा तफरी मच गई है। पूरा मामला ये आपको बता रहे हैं, जहां बारामती में लैंडिंग के वक्त बड़ा हादसा होता है और पीएम मोदी ने भी जहां इस हादसे पर दुख जताया। बेहद ही दुखद ये खबर। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की मौत हो जाती है। प्लेन क्रैश के बीच लैंडिंग के वक्त ये बड़ा हादसा होता है। बारामती एयरपोर्ट पर ये बड़ा हादसा होता है, जहां एयरपोर्ट के पास ही खेत में एक प्लेन ये गिर जाता है। उसके बाद एक बड़ा हादसा, दुखद खबर। डिप्टी सीएम अजीत पवार की मौत हो जाती है। देखिए, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर दुख भी जताया, विमान हादसे की पीएम ने जानकारी ली। और इसी पर हम ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर जुड़े हुए हैं, मनोज वर्मा। मनोज जी, एक बेहद ही दुखद ये खबर है, बेहद ही दर्दनाक मौत हुई है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम की इस बड़े हादसे के बीच मौत हो जाती है। यह देखिए, निश्चित तौर पर एक बड़ी दुखद खबर है, क्योंकि हाल में हमने कई नेताओं को ऐसे हादसों में खोया है और बार बार जो है प्लेन और हेलीकॉप्टर की सुरक्षा को लेकर सवाल उठते रहे। जहां तक अजीत पवार की बात है, तो 66 साल के थे, 5 बार डिप्टी सीएम रहे हैं वो महाराष्ट्र के, और अपने चाचा शरद पवार की छत्रछाया में उन्होंने राजनीति शुरू की थी। लेकिन बाद में उन्होंने अपने चाचा के साथ बगावत की, एनसीपी उन्होंने तोड़ दी और बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया। इसके बाद उन्होंने एनसीपी पर भी कब्जा कर लिया। हालांकि बीच बीच में खबरें आती रही थी कि राजनीतिक मतभेदों के बावजूद वो अपने चाचा शरद पवार से बातचीत करते थे, और उनकी जो चचेरी बहन है सुप्रिया सुले, जो कि एनसीपी शरद पवार की आजकल नेता हैं, उनके साथ भी उनके मधुर संबंध थे। जहां तक अजीत पवार की बात है, तो उनकी पत्नी सुनेत्रा एक बार वो राज्यसभा सांसद रह चुकी है। उनका एक बेटा पार्थ है, वो एक बार लोकसभा का चुनाव लड़कर हार चुका है। दूसरा बेटा सक्रिय राजनीति में नहीं है। लगातार हम देखते थे अजीत पवार पर पहले कई बार तमाम सारे आरोप लगे, उन पर घोटाले के आरोप लगे। बाद में वो बीजेपी में जब शामिल हुए तो गुपचुप 5 बजे उनको मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई थी, लेकिन वो मामला सक्सेस हुआ नहीं, वो सरकार गंवानी पड़ी थी। लेकिन इसके बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी, लगातार रहे। और जब सुप्रिया सुले को शरद पवार ने अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और एनसीपी नेशनल कांग्रेस पार्टी की जब कमान सुप्रिया सुले को सौंप दी, तो भतीजे ने बगावत की और पूरी पार्टी पर कब्जा कर लिया था। इसके बावजूद भी वो आम जन के नेता थे, उनकी राजनीति में अच्छी पकड़ थी। और खासतौर से जो पुणे के आसपास जो बारामती का इलाका है, वो पवार परिवार का गढ़ माना जाता था। अभी हाल की नगरीय निकाय चुनाव में उन्होंने हालांकि अलग चुनाव लड़ा, एनडीए गठबंधन के बाद भी अपने चाचा शरद पवार के साथ चुनाव लड़ा, लेकिन उतनी उनको सफलता मिल नहीं पाई थी। बारामती में वो चुनाव के सिलसिले में जा रहे थे और 8 बजे के आसपास चार्टर्ड प्लेन से उन्होंने उड़ान भरी थी मुंबई से, और 8:45 के आसपास लगभग 45 मिनट के अंदर अंदर ये दुखद हादसा हो गया। प्रधानमंत्री सहित तमाम सारे नेताओं ने दुख जताया है, लेकिन ये कह सकते हैं कि महाराष्ट्र ने अपना एक बड़ा कद्दावर नेता खो दिया है, जो जमीन से जिसकी पकड़ थी, सहकारिता कोऑपरेटिव के क्षेत्र में उनका अच्छा दखल था और आसपास के इलाके में उनकी तूती बोलती थी। बिल्कुल, एक सक्रिय नेता जो राजनीति में बने हुए थे। और देखिए, कहा जाता है एक बहुत बड़ी क्षति है ये। क्या इस क्षति को भरा जा सकेगा? देखिए, निश्चित तौर पर कोई भी एक ऐसा जब बड़ा नेता जाता है, तो उसकी जो क्षति होती है वो उसकी पूर्ति करना संभव नहीं है, क्योंकि जिस टेम्परामेंट के नेता शरद पवार थे, लगभग उसी रास्ते पर अजीत पवार चले थे। लेकिन अब जो उनकी राजनीतिक विरासत किसको मिलती है, क्या पत्नी उनकी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाएगी या बेटा पार्थ उसको आगे बढ़ाएगा, ये कहना जल्दबाजी होगा। लेकिन निश्चित तौर पर जो टेम्परामेंट और जो
गट से कह सकते हैं कि शरद पवार में थे कि वो सबको साथ लेकर चलते थे, यानी कि उनका राजनीति में कोई उनका दुश्मन नहीं था, सारे राजनीतिक दलों में उनके दोस्त थे और जरूरत पड़ने पर वो अपनी राजनीति की बिसाते आगे बढ़ाते थे। तो क्या उनका बेटा पार्थ पवार उसको आगे बढ़ा पाएगा, या अब इस हादसे के बाद क्या ये भी एक संभावना जताई जा रही है कि जो एनसीपी में दो फूट हो गई थी, क्योंकि जो शरद पवार थे एनसीपी के संस्थापक जिन्होंने कांग्रेस से बगावत की थी और सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री और विदेशी मूल का मुद्दा बताने के बाद उसके बाद उनकी खुद की पार्टी में बगावत हुई, तो क्या आज ऐसी परिस्थिति में पूरा परिवार एक साथ आ सकता है क्या, या दोनों पार्टियों का विलय कर किया जा सकता है? ऐसे तमाम सारे सवाल हैं जिनका जवाब भविष्य में मिलेगा। लेकिन फिलहाल जो ये घटना हुई है, पूरा महाराष्ट्र उसको लेकर सदमे में। जब घटना की जानकारी मिली तो खुद शरद पवार, उनकी बेटी जो सुप्रिया सुले, जो कि शरद पवार की चचेरी बहन है, उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार और बेटे जय पवार और पार्थ पवार मौके पर रवाना हो गए। एनसीपी के तमाम सारे नेता वहां पहुंच रहे हैं। तो अब ये पहले तो अब ये इस बात का है कि उनका अंतिम संस्कार कहाँ और कैसे होगा, कब होगा, और उसके बाद जो भविष्य की राजनीति है उस पर चर्चा छिड़ेगी। लेकिन निश्चित तौर पर जो कद शरद पवार का रहा है और अजीत पवार का रहा है, क्योंकि शरद पवार ने भी इसी तरह बगावत की थी और सबसे कम उम्र के वो महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन अजीत पवार की भी यही ख्वाहिश थी, लेकिन ये उनकी हो नहीं पाई क्योंकि उनकी पार्टी छोटी थी। लेकिन इसके बाद भी वो अलग अलग मुख्यमंत्रियों के साथ, पहले उन्होंने देवेंद्र फडणवीस के साथ 2 बार उप मुख्यमंत्री रहे, एकनाथ शिंदे के साथ 1 बार उप मुख्यमंत्री रहे और 2 बार और उप मुख्यमंत्री रहे। तो कुल मिलाकर 5 बार वो उप मुख्यमंत्री रहे, लगातार चुनाव जीतते रहे और 2010 में वो पहली बार उप मुख्यमंत्री बने थे। यानी 13 साल में वो 5 बार डिप्टी सीएम रहे। यानी सरकार महाराष्ट्र में तब किसी की रही हो, चाहे उद्धव ठाकरे की हो, चाहे एकनाथ शिंदे की हो, चाहे देवेंद्र फडणवीस की हो। तो ये वो बताता है कि वो जोड़ तोड़ में माहिर एक नेता थे। जो विषम परिस्थितियां थी उनको अपने पक्ष में कैसे बनाया जाए, क्योंकि जब पहली बार उन्होंने 1991 में केंद्रीय सहकारी बैंक के चुनाव से उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन का शुरुआत की थी और बाद में अपने चाचा शरद पवार के लिए उन्होंने बारामती लोकसभा सीट खाली कर दी थी। 7 बार वो महाराष्ट्र विधानसभा के लिए चुने गए। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जो कद और पद अजीत पवार का था वो उनकी पार्टी में, उनके परिवार में कौन हासिल कर पाएगा, ये कहना थोड़ा भी मुश्किल होगा। बिल्कुल। और देखिए, क्षति तो बहुत बड़ी हुई है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और जब एक व्यक्ति जाता है तो उसकी भरपाई कोई कर भी नहीं पाता। मनोज जी, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता राजपाल सिसोदिया जुड़े हुए हैं। राजपाल जी, बहुत ही दुखद खबर है और इस दुखद खबर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सुबह जैसे ही सब लोग उठते हैं उसके बाद ये जानकारी उन्हें मिलती है, ये खबर उन्हें मिलती है कि हमने अपने कद्दावर नेता को खो दिया है। बाबा महाकालेश्वर जी से दिवंगत आत्माओं की शांति की प्रार्थना ही कर सकते हैं। बहुत दुखद घटना हुई है, हृदय विदारक भी है। राजनीतिक क्षेत्र में एक बड़ी क्षति भी महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र नहीं अपितु पूरे देश भर की राजनीति में एक अच्छे नेता को आज हमने सबने खोया है। परमात्मा उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। और इस प्रकार की घटनाएं निश्चित तौर पर कहीं न कहीं हम सब लोगों के लिए बड़ी दुखद होती है। और इस दुखद घटना में उनका परिवार, उनके समर्थक और देशवासी, प्रदेशवासियों को ये गहन दुख सहन करने की शक्ति परमात्मा दे, ऐसी प्रार्थना ही कर सकते हैं। आज का दिन तो उनके श्री चरणों में श्रद्धांजलि का ही है। बहुत ही दुखद घटना हुई है कुल मिला के। बिल्कुल। देखिए, घटना वाकई बेहद दुखद है, लेकिन इस तरह से जो मामले लगातार सामने आते जा रहे हैं, अब अजीत पवार की जगह क्या कोई और व्यक्ति ले सकेगा? क्या कोई और नेता उनकी जगह ले सकेगा, या पार्टी को कितना इससे नुकसान हुआ है? देखिए, क्षति तो होती है किसी व्यक्ति के चले जाने से। और जब सार्वजनिक जीवन में कोई काम करते करते इस मुकाम तक पहुंचता है तो फिर वो व्यक्ति नहीं होता है, वो एक संस्था हो जाती है, एक संगठन हो जाता है। वो खुद स्वयं व्यक्ति जो है चलता फिरता संगठन हो जाता है, क्योंकि वो इतने लंबे समय से उस पार्टी का या उस दल का या उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है कि नो डाउट अपूर्ण क्षति तो हो जाती है। इसका कोई कंपनसेट नहीं किया जा सकता इसको। और रहा सवाल की और कोई स्थान लेगा नहीं लेगा, ये तो सब भविष्य की बातें हैं। और
स्थान तो कोई खाली नहीं रहता, किसी के जाने से कोई काम भी नहीं रुकता है, और जो क्षति हो जाती है, जो सिस्टम बिगड़ जाता है, वो वापस पटरी पे आना। एक घर का ही अगर अपन उदाहरण लेते हैं, और एक घर में ही उस घर का करता धरता जब इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है, तो मैं समझता हूँ कि उसके बाद में उस घर की स्थिति भी बिगड़ने लगती है। असमय चला जाता है, तो समय से कोई जाता है तो व्यवस्थाएं जोड़ के चला जाता है, उत्तराधिकारी तैयार करके चला जाता है। उसका जाना इतना क्षति नहीं देके जाता जितना असमय कोई चला जाता है। बिल्कुल। तो ये असमय जाना हुआ है, तो असमय में क्षति ज्यादा होती है। एक रूटीन कोर्स में उम्र पूरी करके कोई जाता है तो वो क्षति तो फिर भी होती है, पर अपूर्णीय क्षति नहीं होती है, क्योंकि वो खुद अपने जीवन काल में उसका जाना उसको सुनिश्चित दिखने लगता है, तो व्यवस्थाएं जोड़ के चला जाता है। यहाँ तो एकदम से जाना, मैं समझता हूँ उनकी पार्टी भी आज बड़े राजनीतिक संकट के दौर में भी आएगी, नेतृत्व के संकट के दौर में भी आएगी। स्वाभाविक है, नेता चला गया उनका, तो ऐसी स्थिति में क्षतिपूर्ति हो जाएगी, ये तो संभव नहीं है। अब आगे क्या होगा ये तो भविष्य में मैं नहीं कह सकता हूँ, परंतु कुल मिला के ये बड़ा दुखद हुआ है। एक हमारे देश का एक अच्छा नेता जो हमारे बीच से असमय चला गया है। बिल्कुल, और एक ऐसी घटना हुई है जो जब भी कभी कोई व्यक्ति इसे याद करेगा तो उसके अंदर तक ये घटना उसे झकझोर कर रख देगी। इतना बड़ा ये हादसा हुआ है, इतनी दुखद ये खबर है, इतनी दुखद ये घटना हुई है। खैर, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद मैं आपका करना चाहूँ। जी जी। तो देखिए, इस बड़े हादसे के बाद जी प्लेन क्रैश के इस प्रकार के मामले पहले भी देश में हुए हैं। कई हमारे बड़े नेता काल विकराल का ग्रास बन गए हैं, परंतु उस क्रम में ये घटना जो है अपने आप में फिर से बड़ी घटना है, और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, परंतु इस प्रकार की घटना जब भी होती है कहीं न कहीं अपूर्णीय क्षति देखी जाती है। बिल्कुल, ये देखिए अपूर्ण क्षति है। हमारे साथ लगातार मनोज जी बने हुए हैं। मनोज जी, क्या लगता है इस तरह की घटनाएं जो लगातार सामने आ रही हैं, जो कहा जाए तो कई ऐसी मौतें हो चुकी हैं, ये पहला मामला नहीं है, इसमें किसकी लापरवाही है और कैसे इस लापरवाही को भरा जाएगा? कैसे वो लापरवाह जो लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी? क्या कुछ होगा मनोज जी? देखिए, कभी कोई इस प्रकार की जो घटना होती है कोई जानबूझ के नहीं होती है, क्योंकि जो डीजीसी है, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, वो समय समय पर इन चीजों की मॉनिटरिंग करता है। कड़े दिशा निर्देश इसको लेकर हैं कि अगर कोई भी तकनीकी दिक्कत है तो वो चाहे हेलीकॉप्टर हो चाहे वो प्लेन हो, वो उड़ाया नहीं जाएगा। लेकिन कई बार होता है, क्योंकि मशीन है, कि इन मौके पर कई बार मानवीय त्रुटि हो जाती है, कई बार तकनीकी त्रुटि हो जाती है, जिसके कारण ऐसे हादसे होते हैं। वो कई बार मौसम की जो लापरवाही है वो जानलेवा हो जाती है। जैसे इसी मामले में मौसम एकदम ठीक था, 256 किलोमीटर का सफर था, और रनवे पर उतरते हुए क्रैश हुआ। यानी या तो कुछ तकनीकी गड़बड़ हुई है या फिर पायलट से कोई ऐसी गलती हुई है जो प्लेन रनवे से टकराने के बाद नीचे खेत की ओर उतरा और उसमें आग लग गई। क्योंकि इसमें फ्यूल बहुत ज्यादा होता है, वो एक अहम भूमिका निभाता है। जैसे हमने अहमदाबाद प्लेन हादसे में देखा था कि उसमें चूंकि वो विदेश जा रहा था, इतना उसमें फ्यूल था गेलोसिन, तो अचानक से आग के गोले में तब्दील हो जाता है, मौका नहीं मिलता। हमने हमारे सीडीएस बिपिन रावत को इसी हादसे में खोया है, जो कि दक्षिण भारत में एक दौरे पर थे। अचानक वो उड़ते हैं और अचानक से मौसम एकदम खराब हो जाता है, विजिबिलिटी 0 हो जाती है और प्लेन उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। तो इस प्रकार के हादसे हमने हमारे जो मध्य प्रदेश के बड़े नेता हैं माधवराव सिंधिया, उनको भी खोया था कि जब वो उत्तर प्रदेश जा रहे थे, अचानक मौसम बिगड़ता है, तेज आंधी बिजली कड़कड़ाने लगती है, और उनका जो प्लेन है वो है आपकी हेलीकॉप्टर के जो पंखे हैं वो एक हाई टेंशन लाइन से टकरा के वो हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और देश एक बड़े नेता को खो देता है। हमने ऐसा ही हादसा वाई चंद्रशेखर रेड्डी के साथ देखा था 2009 में। आंध्र प्रदेश में दूसरी बार मुख्यमंत्री बने थे, लोकप्रिय मुख्यमंत्री थे, वो एक यात्रा पर उड़ते हैं और हेलीकॉप्टर उनका जंगल में क्रैश हो जाता है। लगभग 4-5 दिन बाद खोज अभियान के बाद उनका शव बरामद हो पाता है। केस बारी होगी, वो तमाम सारे नेता भी अहमदाबाद जिस तरह हम कर रहे हैं उसमें भी हमने देखा था कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री, उनकी मौत हो जाती है। तो इस प्रकार के हादसे कोई जानबूझ के नहीं करता, लेकिन कहीं ना कहीं कई बार ये होता है कि जो एयरलाइंस हैं वो ज्यादा मुनाफे के चक्कर में छोटी मोटी त्रुटियों को अनदेखा कर देती हैं, जिसका नतीजा ये निकलता है कि बाद में ऐसे हादसों के रूप में नजर आता है। और जब ऐसे हादसे होते हैं तो तमाम सारे निर्देश जारी कर दिए जाते हैं, जांच की बात की जाती है,
लेकिन कुछ दिन बाद फिर वही डरना शुरू हो जाता है। जैसे अहमदाबाद प्लेन क्रैश की बात करें कि जो सबसे डेंजर कॉल साइन होता है मेयो मेयो, वो दिया गया था, लेकिन इसके बाद भी हादसा होता है। कुछ सेकंड बाद ही हादसा हो जाता है और अभी तक इसमें कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सका है कि हादसा क्यों हुआ था, क्या मानवीय त्रुटि थी या प्लेन में कोई खराबी थी या उसके फ्यूल स्विच में कुछ गड़बड़ थी, क्योंकि इंजन एकदम थ्रस्ट नहीं ले पाया था और इसके कारण वो क्रैश हो गया था। तो ऐसे तमाम सारी घटनाएं हम देखते रहते हैं। अभी हमने कई सारे मुख्यमंत्रियों को उसमें खोया है। तो हर बार ये नहीं कहा जा सकता है कि तकनीकी दुर्घटना, लेकिन कई बार होता है कि मानवीय दुर्घटना भी होती है। लेकिन कई बार ऐसे पायलट, जैसे अहमदाबाद प्लेन हादसा जो हुआ कि 11-12 हजार घंटे की उड़ान का जिन पायलटों के पास मतलब उनको अनुभव हो और उसके बाद अगर उनसे इतनी बड़ी चूक हो जाए तो ये निश्चित तौर पर एक बड़ी चिंता का बात होती है। क्योंकि हम कई बार देखते हैं कई पायलट नशे में पकड़े जाते हैं, उनकी जांच की जाती है। कई पायलट ऐसे होते हैं जो लगातार काम के घंटे उनका दबाव रहता है, जिसके कारण ये दिक्कत होती है। अभी हमने देखा था कि सरकार ने नए नियामक आयोग के हिसाब से वो नए नियम बनाए थे डीजीसीए ने, बिल्कुल। तो अफरा तफरी मच गई थी देश में। इंडिगो ने कई सारी फ्लाइटें रद्द कर दी, तो ऐसा लगा कि पूरा देश एक प्रकार से एयरलाइंस कंपनियों के कारण बंधक बन गया है। तो ये तमाम बिल्कुल सारे मनोज जी, ऐसे क्षेत्र कारण हैं। तो बहुत होते हैं, लेकिन जब हादसे होते हैं तो जो मासूम जानें हैं वो चली जाती हैं और सिर्फ ये फाइलों में लिखा रह जाता है कि हाँ जांच पड़ताल की जाएगी, क्या कारण है, क्या किसकी लापरवाही है, कौन ये बड़ी लापरवाही कर रहा है, लेकिन जो मासूम जानें हैं उनका क्या। खैर, हमारे साथ कांग्रेस से धर्मेंद्र शर्मा प्रवक्ता जुड़ रहे हैं। धर्मेंद्र जी, एक बेहद ही दुखद ये घटना, बेहद ही दुखद ये खबर, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? धर्मेंद्र जी नमस्कार आपको, दर्शकों को। ये वाकई आज का दिन राजनीतिक इतिहास में, संदर्भ में पहले दिन जो नहीं गिना जाएगा कि अजीत दादा पवार साहब एक ऐसे राजनीतिक व्यक्ति थे जो लंबे समय तक देश की राजनीति में अपनी सक्रिय भूमिका निभाते रहे और उनका अचानक से यूं चले जाना राजनीति के लिए अपूरणीय क्षति है। और लगातार विमान हादसों में हम अपने तमाम महान लोगों को खोते जा रहे हैं। जनरल बिपिन रावत जी का, जैसे भी मनोज भाई साहब ने जिक्र किया, आज तक उनकी दुखद मौत के घटनाक्रम का जो भी प्रकरण रहा उसकी जानकारी हमें नहीं मिल पाई कि वो कैसे, क्या उसका उनका विमान उस समय दुर्घटनाग्रस्त हुआ। ऐसे ही आज एक और दुर्घटना हमने देखी और एक बड़े राजनीतिक व्यक्ति को, जिसका एक लंबा जनसेवा का अनुभव और जनसेवा का एक लंबा कार्यकाल रहा, वैसा एक व्यक्ति आज हमारे बीच से चला गया। ये बहुत ही दुखद है और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और कांग्रेस परिवार की ओर से उनकी दुखद मृत्यु पर शोक संवेदना व्यक्त करता हूँ। प्रार्थना करता हूँ कि सरकार से इस ओर सरकार भी थोड़ा सा ध्यान दे। लगातार इस प्रकार के विमान हादसे, इससे पूर्व में जिस प्रकार से गुजरात के पूर्व सीएम भी आपने देखा, एक बड़ा विमान हादसा हुआ, 256 यात्रियों की दुखद मौत हुई। बिल्कुल, वो भी अभी लोगों की आंखों से ओझल नहीं हुआ दृश्य, और एक और दृश्य वैसा ही दुखद देखने को आज हमें मिला। ये वाकई दुखद है और मतलब मैं इस वक्त क्या कहूँ, शब्द ही नहीं है। बिल्कुल, घटना इतनी दुखद है कि शब्द नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि इसके पहले जिस तरह से आपने बताया कि अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ था, उस बीच जितने भी लोग प्लेन में बैठे हुए थे, 250 से 300 लोग, उन सभी की मौत हो जाती है। उसके बाद बॉयज हॉस्टल में मौजूद लोग, जब प्लेन क्रैश होता है तो वहां पर जितने भी लोगों के ऊपर, उस बिल्डिंग के ऊपर जब वो प्लेन गिरता है तो वो उन सबकी भी दर्दनाक मौत हो जाती है। एक वही हादसा जिसे अब तक लोग भूल नहीं पाए थे और उसके बाद एक दूसरा हादसा हो गया। जी, मैं वही कह रहा हूँ कि अभी तक वो दृश्य आंखों से ओझल नहीं हो पाए। वो जिंदा जलते हुए लोग हमने देखे और वो एक भयावह दृश्य जिसमें एक बड़ी राजनीतिक शख्सियत भी हमने खोई। वो पूर्व मुख्यमंत्री रहे गुजरात में, उन्होंने एक लंबी जनसेवा की गुजरात में, बीजेपी में रहकर की। उससे इतर कांग्रेस भाजपा की बात नहीं है। आज अजीत दादा पवार हमारे बीच नहीं है। बात है कि ऐसे लगातार विमान हादसे हमारे सामने आ रहे हैं और उसके बावजूद ठोस कार्रवाई
जो हमें देखने को मिलनी चाहिए, जिम्मेदारी जो देखने को मिलनी चाहिए, जनरल बिपिन रावत जी का मामला हो या और भी तमाम मामले हो, सरकार एक जिम्मेदारी, एक जवाबदेही तय न करते हुए बस हादसों पर, चूंकि हम जब गमगीन होते हैं तो अपने अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि लोगों को अर्पित करते हैं। आप एक दिन डिबेट करेंगी, 2 दिन डिबेट करेंगे, हम 2 दिन दुख मनाएंगे, चर्चा करेंगे, उसके बाद सरकार भूल जाएगी और फिर ऐसे हादसे रिपीट होते रहते हैं। तो ये बड़ा दुखद है। मैं तो बड़ी विनम्र प्रार्थना करता हूँ सरकार में बैठे जिम्मेदार लोगों से, कृपया कर लगातार हो रहे विमान हादसों को गंभीरता पूर्वक लें और ठोस कदम उठाएं। आज हमने एक ऐसे शख्सियत, ऐसी राजनीतिक हस्ती को खोया है जो वाकई इस देश की राजनीति में अपना एक अलग वजूद, अलग पहचान रखते थे। और वो मत भिन्नता हो सकती है, दल इधर उधर, दल में आना जाना, दल किसके साथ राजनीति करना एक अलग चीज है। आप किस दल में, किस दल में नहीं है। राजनीतिक दलगत भावना से ऊपर अगर उठकर देखें तो उनका एक जो राजनीति में समर्पण और जनसेवा का जो भाव था वो वाकई अविस्मरणीय था और वो एक अच्छे व्यक्ति थे। बिल्कुल। और देखिए, घटना तो वाकई बेहद दुखद हुई है और अब यही कामना हम करते हैं कि जो घटनाएं लगातार सुनने को मिल रही थी प्लेन क्रैश को लेकर, आगे ऐसे किसी भी मासूम की जान ना जाए, ऐसे हादसे ना हो। धर्मेंद्र जी, बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी मैं आपका। लगातार हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर मनोज जी लगातार बने हुए हैं। मनोज जी, इसके पहले भी जब हादसा हुआ तो उस हादसे को लेकर के क्या कुछ कार्रवाइयां की गई? कौन ऐसे दोषी थे जिनके खिलाफ क्या वाकई कार्रवाई हुई? थी और जिन पायलटों पर जिम्मा थोपा जाता है वो इस दुनिया में होते नहीं है। जैसे आज भी जो लोग प्लेन हादसे में क्रैश हुए, क्रू मेंबर जो लड़की है जो जौनपुर की रहने वाली है, वो पायलट थे, अजीत पवार और उनके पीएसओ थे। अब उनमें से कोई भी दुनिया में नहीं है। अब चूंकि एक जो ब्लैक बॉक्स एक रिकॉर्डर होता है प्लेन में, अब आखिरी समय उस पायलट ने एटीसी से क्या संपर्क साधा था या कोई विमान में तकनीकी दुर्घटना गड़बड़ी की उसको आशंका हुई थी जिसको लेके उसने मदद मांगी थी, ये तमाम सारी चीजें जांच का विषय। समय अभी हो सकता है देर शाम तक खुलासा हो कि क्या वाकई तकनीकी खराबी कोई आ गई थी प्लेन में लैंडिंग के दौरान या पायलट ने एटीसी को मदद मांगी थी कॉल कर। लेकिन क्या अचानक ये पायलट की गलती से हुई कि अचानक प्लेन रनवे पे उतरा, फिसल गया, क्या कोई जानवर था सामने या कोई और कारण थे? ये तमाम सारी चीजें वो हैं जो जांच के बाद जिनका पता लग पाएगा। लेकिन इतना तो तय है कि जब इस प्रकार की घटना होती है तो एक पूरे सिस्टम को हमको फुल प्रूफ बनाना होगा, चाहे वो छोटे हवाई जहाज हो, हेलीकॉप्टर हो, बड़े हवाई जहाज हो, कि सबके लिए सुरक्षा मानक एक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर कोई बड़ा प्लेन है 200-250 यात्रियों की ले जाने वाला तो आप उसकी चिंता अलग तरीके से करेंगे, या जो चार्टर्ड प्लेन है उसकी चिंता आप अलग तरीके से करेंगे। कई बार होता है कि पायलटों के पास कई बार चार्टर्ड प्लेनों के कारण दबाव भी रहता है, थकान भी रहती है। क्या इस स्थिति में ऐसा कुछ था, ये एक देखने वाली बात है। लेकिन इसके साथ ही ये जरूर है कि अब जब डीजीसीए ने जांच के आदेश जरूर कर दिए हैं, अब वो जांच कमेटी जब बनेगी उसमें किन किन लोगों को शामिल किया जाता है, क्या जांच के बिंदु होंगे, और वो ब्लैक बॉक्स सबसे बड़ा जो सबूत होता है ऐसे विमान हादसों में, वो उससे कुछ जो निकलेगा उसके बाद कहानी पता चल पाएगी कि आखिर में अंतिम क्षणों में प्लेन के साथ हुआ क्या है। क्योंकि अभी हवा में तो हुआ नहीं है, लैंडिंग के समय हमने देखा है कि ये प्लेन हुआ, या तो टेक ऑफ के समय होता है। एक बार हमने चरखी दादरी में एक हादसा ऐसे भी देखा है कि हवा में 2 प्लेन एटीसी की गलती के कारण हवा में टकरा गए थे और सैकड़ों लोगों की जान चली गई थी। तो ऐसे हादसे भी हमने इस देश में मानवीय लापरवाही से देखे। सुना देते हैं। माननीय उप मुख्यमंत्री श्री अजीत पवार जी का विमान दुर्घटना में आकस्मिक निधन हुआ है। जहाज में सवार सभी व्यक्ति क्रू मेंबर सहित नहीं बचे हैं। इस दुख की घड़ी में पूरा प्रदेश, पूरा देश स्तब्ध है और हम सब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें। जो काल कलवित हुए हैं उन सबको ईश्वर अपने श्री चरणों में स्थान दें
और श्री पवार और उनके अनुयायी, उनकी टीम के सदस्य, उनकी पार्टी के समर्थक, सबको ईश्वर इतनी ताकत दे, असहनीय पीड़ा को सह सके। बहुत ही दुखद है एक ऊर्जावान नेता की इस प्रकार से अचानक मौत हो जाना निश्चित रूप से बहुत दुखदायी है। और प्लेन का क्रैश होना बहुत ही, मतलब सुबह ही सुबह ऐसी न्यूज़ मिली कि बड़ा मन एकदम विचलित हो गया। और बहुत ही हमारी पूरी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं। ईश्वर उनको, बस यही दुआ है कि ईश्वर उनको अपने चरणों में वास दे। पिछले 40 साल से महाराष्ट्र के राजनीति में मेरे बहुत घनिष्ठ मित्र रहे, उनके मेरे पारिवारिक संबंध रहे। बहुत कर्मठ, अच्छा प्रशासक और विकास की दृष्टि रखने वाले ऐसे वो नेता थे। उनके जाने से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। उनके परिवार को भी काफी उनके ऊपर भी एक बड़ा हादसा हुआ है। मुझे लगता है कि भगवान उनको ये जो घटना हुई है इसका दुख सहन करने की ताकत दे। मैं व्यक्तिगत रूप से और पार्टी की तरफ से महाराष्ट्र के इस पुराने सहयोगियों को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। भगवान उनके आत्मा को शांति दे। देखा है बहुत दुख भरी, दर्द भरी घटना है ये। हमने देखा कि एयरप्लेन जब नीचे आया था ऐसा लग रहा था उसका क्रैश हो जाएगा, ऐसा हम सोच रहे थे, तभी क्रैश हो गया। हम देखे कि हमें लगा नहीं क्रैश हो गया है, लेकिन एयर ट्रैप पे उतरेगा ऐसा लगा, उतर रहा है, लेकिन क्रैश हुआ और उसके बाद स्फोट हो गया उसका जबरदस्त। स्फोट होने के बाद वो हम देखने आए, पहले देखा तो उसको आग लगी थी पूरे प्लेन को, और उसके बाद 4-5 स्फोट हो गया विमान में उसका। और उसके बाद बहुत लोग आ गए और उसने निकालने की कोशिश की, लेकिन बड़ी आग लगी, उसके कारण कोई मदद नहीं कर सकता। लेकिन सब आ गए, तब बाद में उसको उसमें अजितदादा था, ये हमारे लिए बहुत शौक की बात में है। हमारी सरकार थी, आदरणीय उद्धव जी बाळासाहेब ठाकरे जब मुख्यमंत्री थे, तभी भी अजित पवार अर्थमंत्री थे। और उनके साथ में जो कुछ क्षण मिले, जो क्यों कभी बात हुई, इतना पारदर्शी नेता नहीं देखा। हाँ कहा तो हाँ 100% काम होगा, ना कहा तो 10 जगह जाओ तो भी नहीं होगा। तो खुले थे कि भाई जो होने वाला है मैं हाँ बोलूंगा तो करूंगा, मतलब करूंगा। और बोल्ड, बहुत बोल्ड थे। महाराष्ट्र के खास करके उनके बारामती क्षेत्र की प्रगति में उनका आदरणीय शरद पवार साहब के आशीर्वाद से बहुत बड़ा योगदान था। पूरा पवार परिवार आज व्यतीत होगा। हम उनके दुख में सहयोगी हो। बहुत ही शॉकिंग न्यूज है, दर्दनाक है और हृदय विदारक है। आपसी मतभेद रहे हैं, पर उनके साथ मुझे काम करने का मौका भी मिला है और अत्यंत कमिटेड और हमेशा काम से काम रखने वाले एक व्यक्ति थे। और मैं पवार साहब को, सुप्रिया को, सुनेत्रा जी को, पार्थ को, जय को, सभी को अपनी संवेदनाएं व्यक्त करना चाहूंगी। और वो लाखों करोड़ों जो बारामती वाले हैं, महाराष्ट्र वासी हैं, उन सबको अपना संवेदनाएं व्यक्त करना चाहूंगी। जो सूचनाएं आ रही है ये सामाजिक क्षेत्र के लिए, राजनीतिक क्षेत्र के लिए बहुत ही दुखद घटना है। 6 लोग सवार थे और अजीत पवार जी भी उसमें सवार थे, ऐसी सूचना आ रही है। अगर ये सच है तो आज का दिन दुर्भाग्य का दिन है। इतनी बड़ी दुर्घटना शायद हम पिछले दशक में ऐसी दुर्घटना कभी हमको दिखने को नहीं मिला। ये दिल को दहला देने वाली दुर्घटना है। कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भूपेंद्र जी, एक बेहद ही दुखद ये खबर, दर्दनाक ये घटना हुई है, क्या कहना चाहेंगे आप इस दुखद घटना को लेकर? ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और एक बड़े नेता की इस तरह से जो है हादसे में जो मृत्यु होना, इस बात को दर्शाता है कि कहीं न कहीं जो है सुरक्षा या उन चीजों में कोई चूक अगर हुई हो तो उसकी जांच सरकार कराए। मैं उनके परिवार के लिए मेरी हार्दिक संवेदनाएं हैं। ईश्वर उन्हें जो है जहां भी
उनको अपनी शरण में ले और उनके परिवार को ये गहन दुख सहने की शक्ति दे। बारामती के वो एक बड़े लीडर थे, बारामती की जनता पर एक तरह का ये वज्रपात है और उनके प्रति भी हमारी सारी सहानुभूति है, संवेदनाएं हैं, उनके परिवार के प्रति संवेदनाएं हैं और ईश्वर उन्हें जो है मुक्ति के मार्ग पर अपनी शरण में ले। एक पार्टी के लिए बहुत बड़ी क्षति है भूपेंद्र जी। हाँ, निश्चित रूप से वो एक बड़े लीडर थे और एक बड़े समूह पर उनका जो है एक प्रभाव था और उस प्रभाव में निश्चित रूप से जो है एक जो संतुलन था महाराष्ट्र की राजनीति में, उसमें भी जो है थोड़ा एक गैप, एक जो है शून्य स्थापित होगा। भूपेंद्र जी, क्या लगता है कि किसकी लापरवाही होगी जो एक के बाद एक कई ऐसे प्लेन क्रैश के मामले सामने आते जा रहे हैं? इसके पहले अहमदाबाद से मामला सामने आया और अब फिर वही महाराष्ट्र से। ये तो इसकी गहन जांच होनी चाहिए। इस तरह के हादसे जो है बाद में 2, 5, 10 दिन की सुर्खियां बनने के बाद समाप्त कर दिए जाते हैं। जो अहमदाबाद का हादसा था उसमें भी एक वीआईपी की मृत्यु हुई थी और ये जो हादसा है इसमें भी एक वीआईपी की मृत्यु हुई है। तो ये जो है ये चीजों जो एक आशंका भी उत्पन्न करती हैं, लेकिन अगर कोई तकनीकी त्रुटि के कारण हुआ है तो जांच में इसके कारण सामने आएंगे, इसकी जांच होना चाहिए। बिल्कुल। और देखिए, जब ये लापरवाहियां होती हैं तो लापरवाही किसी और की होती है, लेकिन जो भरपाई है वो कोई और ही करता है। मासूम जानें हैं जो चली जाती हैं। इसके पहले भी जब देखा कि प्लेन में जितने भी लोग बैठे थे वो उन सभी की मौत हो जाती है। अहमदाबाद हादसे की बात मैं कर रही हूं और उसके बाद अब ये घटना अजीत पवार के साथ और भी ऐसे लोग जिनकी मौत हो गई है, दर्दनाक मौत हुई है। बिल्कुल निश्चित रूप से बड़ा दुखद है और सभी के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं। जो उसमें क्रू था वो भी, उनके परिवार भी आज जो है इस गहन शोक में होंगे। उनका भी नुकसान हुआ है और वो तो परिवार अनाथ ही हो गए होंगे। सरकार को उस पर भी जो है ध्यान देना चाहिए। उनके परिवार के प्रति भी सरकार को सदैव होकर जो है काम करना चाहिए। बिल्कुल भूपेंद्र जी, पार्टी के लिए ये कितना बड़ा नुकसान हो सकता है? देखिए, पार्टी के लिए तो अब ये तो बात की समीक्षा का विषय है। कौन उनका जो है नेतृत्व संभालता है, किस तरह से जो है, या वापस लोग जो है उनके चाचा किससे जुड़ते हैं और कैसी स्थिति बनती है, ये तो परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। लेकिन वो एक बड़े नेता थे और उनके जाने से एक शून्य जरूर उपस्थित होगा। इसकी भरपाई कौन करेगा, कैसे करेगा, ये समय बताएं। बिल्कुल भूपेंद्र जी, धन्यवाद करना चाहूंगी मैं आपका। और देखिए, एक बड़ा हादसा, प्लेन क्रैश मामला, इस बीच कई ऐसी मासूम जानें जो चली जाती हैं और देखिए इस दुखद खबर पर कई सारी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। चलिए आपको सुनाते हैं क्या कुछ। पवार परिवार और जितने भी समर्थक हैं उनको हमारी तरफ से संवेदना और शोक। मैंने बात की सुप्रिया जी से भी और उनकी मिसेज से भी। दुखद ये घटना है। अजीत पवार जी एक लोकप्रिय नेता महाराष्ट्र के रहे, वो एक बार बीच में सांसद भी रहे और वो जो व्यक्ति 8 बार लगातार विधायक रहे हों, 6 बार अपने देश के डिप्टी सीएम बने हों, इसी में से उनकी लोकप्रियता जानी जा सकती है। लेकिन कुल मिला करके इसमें कुछ किसी का दोष भी नहीं ठहराया जा सकता। वो प्लेन क्रैश में आज उनका देहांत हुआ, मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि करता हूँ। Such a horrible news and I'm so sorry कि मुझे तो अभी एक्चुअली हम लोग बहुत जल्दबाजी में रहते हैं जब सुबह सुबह आते हैं। मतलब there is not enough word to say कि पर खैर मैं अपने इमोशंस थोड़ा अलाइन करके I'll give a statement। इस प्रकार से कोई घटना दुर्घटना हो जाएगी ऐसी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। लेकिन चुनाव प्रचार के लिए वह बारामती क्षेत्र में गए थे और बता रहे हैं कि लैंडिंग के समय विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वह और उनके साथ जितने भी लोग विमान में सवार थे उनका दुखद निधन हुआ है। मैं अजीत पवार जी और जो भी उस दुर्घटना में मारे गए उनको अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। तो देखिए, एक बड़ा हादसा होता है, बेहद ही दुखद ये खबर यहाँ पर सामने आती है। बारामती में लैंडिंग के दौरान प्लेन क्रैश हो जाता है, विमान पूरी तरह से जलकर के खाक हो गया है, विमान में बैठे कई लोगों की मौत हो जाती है और इसी बीच उस विमान में डिप्टी सीएम अजीत पवार भी मौजूद थे और उनकी भी दर्दनाक और बेहद ही दुखद
ये जो खबर सामने आ रही है कि उनकी दर्दनाक मौत हो जाती है, इस खबर के बाद अफरा तफरी मच जाती है। चारों तरफ लोगों की भगदड़ देखने को मिलती है। खेत के बीचों बीच प्लेन क्रैश होता है लैंडिंग के दौरान। डिप्टी सीएम की दर्दनाक ये मौत की खबर मिलने के बाद से हर तरफ सिर्फ हड़कंप ही मचा हुआ है। इसी खबर पर हम ज्यादा जानकारी लेंगे, ज्यादा चर्चा करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रमेश जी, एक बेहद ही दुखद ये घटना सामने आ रही है और इस तरह से पहले भी कई मामले सामने आए, उनको लेकर भी कार्रवाई नहीं की गई। और देखिए, वही घटना, वही दुखद खबर जिसे भूले नहीं थे और एक और ये बड़ा हादसा हो गया। ये निश्चित रूप से वाकई ये एक बड़ा हादसा है और जिस तरीके से ये दुर्घटना हुई है, मुझे लग रहा है कि इस दुर्घटना की व्यापक जांच भी होनी चाहिए, क्योंकि जिन दिनों देश में इस समय वातावरण है उससे इस संभावना से, इस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता इसमें कोई शरारती तत्व भी हो। तो मैं समझता हूँ ये वाकई बड़ी दुर्घट घटना है। और जिस तरीके से एक सरकार चल रही थी महाराष्ट्र की और जनहित के काम ले रही थी और अजीत पवार जो है कम बोल करके और ज्यादा काम करने के जो पक्षधर थे, इस तरह के एक अच्छा सेवाभावी और जन सेवक से कहीं ना कहीं महाराष्ट्र को एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, पूर्ण क्षति है ये। मैं समझता हूँ इन सारी घटनाओं की जांच होनी चाहिए और आगे कहीं ना कहीं विमान अगर कहीं जा रहा है, कहाँ उसको उतरना है, मैं समझता हूँ ये सेफ्टी जांच बहुत आवश्यक हो गया है। इन सारी जो कुछ दिनों से ये दुर्घटनाएं घट रही हैं, मुझे लग रहा है कि इसकी थोड़ी व्यापक जांच भी होनी चाहिए। कहीं कोई, चूंकि जिस तरीके से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है जीवन में सुविधा के लिए, तो ये जो नकारात्मक तत्व है वो उस टेक्नोलॉजी का जो कोई ऐसा उपयोग नहीं कर रहे कि भारत में इस तरह की दुर्घटनाएं घटने लगी हैं। मैं समझता हूँ इसकी जांच भी होनी चाहिए। जी बिल्कुल, देखिए हादसा तो बड़ा है ही और इसको लेकर के कार्रवाई भी होनी चाहिए। और अगर बात की जाए डिप्टी सीएम अजीत पवार, एक बेहद ही दुखद ये घटना, दर्दनाक मौत उनकी हुई है, दर्दनाक घटना इसे कहा जा सकता है। और 1959 से लेकर 2026 तक उनका जो कार्यकाल रहा, इस बीच काफी उन्होंने संघर्ष किया, काफी मेहनत की और उसके बाद एक अच्छा मुकाम जब उन्होंने हासिल किया, एक मराठा नेता वो कहलाए जाते थे। देखिए, निश्चित रूप से ये बात सही है कि 2-3 मामलों में उनकी एक अलग छवि रही। एक तो उन्होंने जिस तरीके से जमीनी संघर्ष किया और जमीनी संघर्ष करके आगे बढ़े, और दूसरा उन्होंने कहीं ना कहीं संगठन भी एक अच्छा खड़ा किया। कार्यकर्ता भी जब उनका मतभेद हुआ शरद पवार जी से, और जिस तरीके से उन्होंने संगठन खड़ा किया, और फिर वो सकारात्मक सोच के धनी थे। उनका उद्देश्य केवल जनसेवा या पब्लिक के बीच में केवल इसलिए जाना नहीं था कि वो कोई पद ले लें या मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री बने। उनका सीधा सीधा उद्देश्य था कि महाराष्ट्र की जनता की सेवा हम किस प्रकार कर सकें। तो उनकी पूरी राजनीति में कहीं ना कहीं सेवा का भाव बहुत प्रमुख था। मैं समझता हूँ ये महाराष्ट्र को और वहाँ के लोगों की एक ये अपूर्णीय क्षति है। उनकी अपनी पार्टी को तो ठीक है अपने स्थान पर, लेकिन महाराष्ट्र के भी लोगों के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। वो एक बहुत अच्छे जनसेवक, बड़े दूरदर्शी और भविष्य को की आवश्यकता को ध्यान में रख करके वो अपने डिपार्टमेंट में निर्णय लेते थे। मैं समझता हूँ इसमें एक सुयोग्य व्यक्ति महाराष्ट्र में खो दिया है। जी बिल्कुल, देखिए, और एक बहुत बड़ी क्षति है, एक चमकता सितारा जिसे खो दिया गया है, जो काफ़ी संघर्ष के बाद काफ़ी सहनशीलता के साथ काम किया करते थे, एक बहुत अच्छे नेता कहलाए जाते थे। और इस तरह से उनका चला जाना क्या पार्टी के लिए इससे बड़ा नुकसान कहा जाए तो देखिए, ये नुकसान तो बहुत बड़ा है ही, क्या ये जगह भरी जा सकेगी, क्या उनका स्थान कोई और ले सकेगा? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि उनका स्थान तो कोई नहीं ले सकता। इससे जो पार्टी को भी, जो जैसा कि मैंने कहा है कि पार्टी को भी छवि है और महाराष्ट्र को भी छवि है, और कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की राजनीति को भी छवि है। उनके स्थान को जो खैर भरा नहीं जा सकता, लेकिन सीट और पद जो है वो खाली नहीं रहता। उनके स्थान पर कोई ना किसी तो व्यक्ति की आएगा ही, नियुक्ति तो हो जाएगी, लेकिन उनका एक स्थान बहुत अलग था जो हमेशा स्मरणीय है और याद किया जाएगा। बिल्कुल रमेश जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी आपका।